नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार क्लासेस चिड़ावा में। तो हम पढ़ रहे थे विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोल में, गोल्जी बॉडी में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो आपके पास ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बताइए कहाँ होता है? तो शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण जो है वो गोल्जी बॉडी में होता है। ठीक है, गोल्जी काय के अंदर शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? आपके पास ऑप्शंस हैं 6, 7, 8 और 9। तो क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं 8 प्रकार के। क्लोरोफिल 8 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कि सार्वत्रिक क्लोरोफिल कौन सा है। सार्वत्रिक क्लोरोफिल के लिए आपके पास ऑप्शंस है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। सार्वत्रिक क्लोरोफिल, सार्वत्रिक क्लोरोफिल का मतलब है कि जो क्लोरोफिल सभी पौधों में पाया जाता है, सभी पेड़ पौधों में पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल ए इसका सही आंसर है। सार्वत्रिक क्लोरोफिल का मतलब ये है कि जो ये क्लोरोफिल ए है वो उन सभी पेड़ पौधों में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इसके अंदर जो है नील हरित शैवाल यानी कि एल्गी भी इंक्लूड होता है। सार्वत्रिक क्लोरोफिल वो क्लोरोफिल है जो सभी पौधों में पाया जाता है, सभी पेड़ पौधों में पाया जाता है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। एल्गी को भी ये इसमें इंक्लूड करते हैं। और क्लोरोफिल बी जो है वो हरे पौधों में पाया जाता है और नील हरित शैवाल में भी पाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ड्रॉप प्रभाव संबंधित है। रेड ड्रॉप प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके पास हैं प्रकाश संश्लेषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से या वाष्पोत्सर्जन से। तो बताइए दोस्तों रेड ड्रॉप प्रभाव जो है वो किससे संबंधित है? प्रकाश संश्लेषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से या वाष्पोत्सर्जन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। रेड ड्रॉप प्रभाव जो है वो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। रेड ड्रॉप प्रभाव होता क्या है? रेड ड्रॉप का मतलब ये है कि कुछ वैज्ञानिक थे जिनमें से एक मेन भूमिका निभाई थी एमर्सन नामक वैज्ञानिक ने। एमर्सन और इसके साथियों ने देखा कि पौधे के ऊपर अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश आपतित किया और कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश आपतित किया। तो उसके बाद जो संपूर्ण ये देखा कि प्रकाश अवशोषण कितना हुआ है, प्रकाश संश्लेषण कितना हुआ है, तो वो कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश और अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश दोनों से कुछ ज्यादा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधे के अंदर उन्होंने निष्कर्ष में ये बताया कि पौधे के अंदर जो है वो 2 प्रकार के वर्णक होते हैं जो अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को भी अवशोषित करते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और कम तरंग दैर्ध्य वाले को भी अवशोषित करते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसी को रेड ड्रॉप प्रभाव कहा गया कि पौधे के अंदर 2 प्रकार के प्रकाश तंत्र बताए। प्रकाश तंत्र प्रथम और द्वितीय, जो उच्च तरंग दैर्ध्य वाला था एक, और दूसरा निम्न तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषण करने वाला था। उसी चीज को इन्होंने रेड ड्रॉप प्रभाव नाम दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हेमरलिंग ने केंद्रक के महत्व का प्रदर्शन किस शैवाल पर किया? हेमरलिंग ने केंद्रक के महत्व का प्रदर्शन किस शैवाल पर किया? पहला आपके पास ऑप्शन है क्लोरेला, दूसरा है एस्टेबुलेरिया, तीसरा ऑप्शन आपके पास है वोल्वोकस और चौथा ऑप्शन आपके पास है नोस्टर। ये पूछ रहे हैं कि हेमरलिंग ने केंद्रक के महत्व का प्रदर्शन किस शैवाल के ऊपर किया। कि हेमरलिंग जो थे उन्होंने बताया कि जो केंद्रक है वो जीवों के लक्षणों की वंशागति में और कोशिका के अंदर जो केंद्रक का प्रभाव होता है, केंद्रक का कार्य होता है, उसके बारे में बताया
कि कोशिका की विभिन्न क्रियाओं में केंद्रक का क्या काम होता है और जीवों के लक्षणों की वंशागति में केंद्रक का क्या काम होता है, इस चीज के बारे में बताया। और किस सवाल पर उन्होंने ये प्रदर्शन किया, किस सवाल पर उन्होंने चेक किया, तो इसका आंसर सही है दोस्तों एसिटिक बुलेरिया पर इन्होंने परीक्षण करके देखा और उसके बाद केंद्रक के महत्व को इन्होंने स्पष्ट किया हेमरलिंग ने। एसिटिक बुलेरिया सबसे जो बड़ा एक कोशिकीय जीव है वो एसिटिक बुलेरिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हिस्टोन प्रोटीन किन अमीनो अम्लों का बना होता है, तो आपको बताना है हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण किन अम्लों से होता है। पहला ऑप्शन आपके पास है लाइसिन व आर्जिनिन, दूसरा ऑप्शन आपके पास है आर्जिनिन व सीरिन, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है मिथ्योनिन व आर्जिनिन, और चौथा दोस्तों ऑप्शन आपके पास है ट्रिप्टोफैन व लाइसिन। तो बताइए दोस्तों हिस्टोन जो प्रोटीन है वो कौन से अमीनो अम्लों से बनेगा, तो इसका सही आंसर है दोस्तों लाइसिन व आर्जिनिन से। हिस्टोन जो प्रोटीन है वो, जैसे कि ये हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो किन प्रोटीनों से बना होता है, H1A, H2B और H3 और H4। H1A, H2B, H3, H4 और लगभग 200 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स, 200 जोड़ी इसमें क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, इनसे बनता है हिस्टोन प्रोटीन। H1A, H2B, H3, H4 और 200 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है क्या, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके बाहर डीएनए जो है वो कुंडलित अवस्था में होता है। डीएनए जो है वो इसको चारों तरफ से कुंडलित अवस्था में घेरे रहता है, यानी कि हिस्टोन के बाहर किसका आवरण होता है, डीएनए का आवरण होता है। हिस्टोन प्रोटीन दोस्तों किनसे बन रहा है, H1A प्रोटीन, H2B, H3 और H4 और 200 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड से, 200 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड से बन रहा है हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन को कुंडलित अवस्था में कौन रखता है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन के बाहर कुंडलित अवस्था में रहता है डीएनए। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने बात करी सार्वत्रिक क्लोरोफिल की, तो सार्वत्रिक क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इसका जो अगर रासायनिक अणु सूत्र हमें पूछा जाए तो वो होता है C55, H72, O5 और N4Mg, यानी कि मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल बी के लिए ये सूत्र होता है C55, H70, O6, N4 और Mg। ठीक है, ये इसके सूत्र होते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो C55, H72, O5, N4 और Mg, और क्लोरोफिल C55, H70, O6, N4, Mg। ठीक है, अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र कहा जाता है। तो बताइए कि किसको यूकेरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन आपके पास है गोल्जी काय, तीसरा ऑप्शन आपके पास हरित लवक और चौथा ऑप्शन आपके पास दोस्तों है राइबोसोम। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र पूछा जा रहा है, तो पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, हरित लवक और राइबोसोम। इसमें से आपको आंसर बताना है, तो दोस्तों सही आंसर है गोल्जी काय। गोल्जी काय जो है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र कहा जाता है, क्योंकि ये जो गोल्जी काय है ये विभिन्न कोशिका पदार्थों का संग्रहण, विनिर्माण और परिवहन करता है, उनको संग्रहित करता है, उनका विनिर्माण करता है और परिवहन करता है। इसलिए जो गोल्जी काय है उसको यूकेरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण और परिवहन केंद्र कहा जाता है। तो दोस्तों हमने पीछे के वीडियो में ये भी बताया था कि गोल्जी काय की खोज किसने करी थी, यानी कि इसका नाम किसने दिया और कब करी थी। तो इसका आंसर आपको पहले भी मिल चुका है, 1898 ईस्वी के अंदर
कैमिलो गोल्जी काय के बारे में बताया था। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका की आधी रह जाती है? तो बताइए दोस्तों, किस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका की आधी रह जाती है? पहला ऑप्शन आपके पास है असूत्री विभाजन, दूसरा आपके पास है अर्धसूत्री विभाजन और तीसरा आपके पास है समसूत्री विभाजन। तो बताइए दोस्तों, किस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रहेगी? नाम से स्पष्ट है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि मातृकोशिका की जो संख्या है उससे आधी संख्या नई संतति में रह जाती है। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये होता है जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में होता है? जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जो है वो बिजमैन ने इसकी खोज करी थी। इसकी खोज दोस्तों किसने करी थी? इसकी दोस्तों खोज करी थी बिजमैन ने। बिजमैन ने इसकी खोज करी थी। और जो ये अर्धसूत्री विभाजन है इसमें जो अंत में कोशिकाएं बनती हैं, 4 संतति कोशिका का निर्माण इसके बाद होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है तो 4 अर्धसूत्री संतति का निर्माण होता है। अब बात आती है कि जब इसकी खोज बिजमैन ने करी थी तो इसको नाम जो है वो अर्धसूत्री विभाजन किसने दिया? तो दोस्तों इसको नाम दिया फार्मर व मुर्रे ने। फार्मर व मुर्रे ने इसको अर्धसूत्री विभाजन का नाम दिया। और बिजमैन ने इसकी खोज करी थी। अर्धसूत्री विभाजन जो है वो जनन कोशिका में होता है और इसके विभाजन के पश्चात 4 अर्धसूत्री संतति का निर्माण होता है दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों, और इसको न्यूनकारी विभाजन नाम भी दिया गया है क्योंकि मातृकोशिका की जो संख्या होती है उससे आधी संख्या रह जाती है। इस कारण से इसे न्यूनकारी यानी कि न्यूनकारी विभाजन, इसमें कोशिका की संख्या घट रही है तो इस कारण से इसे न्यूनकारी विभाजन भी नाम दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं समसूत्री विभाजन की नेक्स्ट क्वेश्चन में। समसूत्री विभाजन में केंद्रिका केंद्रक झिल्ली गायब होते ही कौन सी अवस्था आ जाती है? कौन सी अवस्था पूर्ण हो जाती है? इससे पहले हमें ये क्वेश्चन भी देख लेना चाहिए कि किस विभाजन में मातृकोशिका विभाजित होकर 2 समान नई संतति कोशिकाएं बनाती हैं। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा ऑप्शन आपके पास है समसूत्री विभाजन और चौथा है सभी। तो बताइए दोस्तों कि कौन से विभाजन में मातृकोशिका विभाजित होकर 2 समान नई संतति का निर्माण करती है, 2 समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है। हमने देखा कि जब संख्या आधी रह जाती है तो वो अर्धसूत्री कहलाता है। तो जब संख्या समान रहेगी और 2 नई संतति का निर्माण होगा तो ये होगा समसूत्री विभाजन। दोस्तों क्या हुआ? अर्धसूत्री के अंदर तो 4 अर्धसूत्री संतति कोशिकाएं बन रही थी और समसूत्री विभाजन में 2 समान नई संतति कोशिकाएं बन रही हैं, यानी कि वहां 4 बन रही हैं, यहाँ 2 बन रही हैं। उसके बाद बात आती है कि समसूत्री विभाजन जो है इसके बारे में किसने बताया? तो इसके बारे में वाल्गर फ्लेमिंग ने बताया। फ्लेमिंग ने, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। समसूत्री विभाजन में केंद्रिका केंद्रक झिल्ली गायब होते ही कौन सी अवस्था पूर्ण होती है? आपके पास ऑप्शन है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलीफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलीफेज। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा प्रोफेज। प्रोफेज जो अवस्था है ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है समसूत्री विभाजन की। मेटाफेज जो है वो मध्यावस्था है और एनाफेज जो है वो पश्चावस्था है और टेलीफेज जो है वो अंत्यावस्था है, यानी कि अंतिम अवस्था है। इसके बाद जो प्रोफेज अवस्था पूर्ण होती है इसमें क्या होता है कि जो वास्तविक विभाजन जब शुरू होगा तो वो प्रोफेज से शुरू होगा। क्वेश्चन बन सकता है कि समसूत्री विभाजन में जो वास्तविक विभाजन शुरू होता है वो कौन सी अवस्था से होता है? तो वास्तविक विभाजन प्रोफेज अवस्था से होता है। इसके बाद जो है ये क्या करती है कि जो ये क्रोमेटिन धागे होते हैं, धागे नुमा जो संरचना होती है उनको संघनित करके कुंडलित करके एक सघन संरचना का निर्माण करती है और अंत में जब ये अवस्था पूर्ण होते होते जो है वो उसका केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली गायब हो जाते हैं। ठीक है।
अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम या सेंट्रियोल? कौन सा कोशिकांग डीएनए रखेगा? तो दोस्तों इसका आंसर सही है, सेंट्रियोल जो है वो डीएनए रखता है। देखते हैं हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कोशिका विभाजन शुरू करना, तीसरा ऑप्शन आपके पास है पाचक रस उत्पन्न करना, चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। यानी कि चार ऑप्शंस आपके पास है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास है श्वसन, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कोशिका विभाजन शुरू करना, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है पाचक रस उत्पन्न करना, और चौथा ऑप्शन आपके पास है कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये, कोशिका के बाहर जो स्रावित पदार्थ हैं उनको कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना जो काम है कौन करता है? गोल्जी काय करता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग के यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं के यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? ऑप्शंस आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, ग्लाइओक्सिसोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ग्लाइओक्सिसोम। तीसरा क्वेश्चन आपके पास आता है, निम्न कोशिका अंगों को में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? अर्धपारगम्य क्या होता है? पहला ऑप्शन कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति और केंद्रक। चार ऑप्शंस आपके पास है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो कोशिका झिल्ली है वो अर्धपारगम्य होती है, तो इसका सही आंसर ये है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है दोस्तों भारत में? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है हैदराबाद में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? अनावृत बीजी में, बायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में या आवृत बीजी में? फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? अनावृत बीजी, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या आवृत बीजी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आवृत बीजी। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू दोस्तों।